ठीक है। तो आज का मीटिंग का अ, आवाज आ रही है ना मेरी? जी, आ रही है बेटा। जी। तो नमस्ते सभी को। आज हम लोग जैसे कि सभी को पता है कि हम लोगों ने अभी 3 मंथ्स का जो हमारा नेक्स्ट एक कुछ जो भी टाइमलाइंस डिसाइड किए थे, जो भी टास्क डिसाइड हुए थे, वो अभी एक पार्ट उसका कंप्लीट हो गया है। और आज का मेन मीटिंग कुछ 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहले तो अभी तक का सारा काम जितना भी हम कर पाए, जितना भी हम सब लोगों ने मिलके पढ़ा लिखा, इसके हमने क्या इससे क्या एक कंक्लूजन रहा, जो कि हमने जो अभी लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी सितंबर में 7, 8, 9 को, इसमें काफी सारे डिस्कशंस हुए। उनके बेसिस पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए और ऑन दोज बेसिस कुछ कुछ चेंजेस भी किए, वो आप सभी के साथ कम्युनिकेट करना है। और इसी के साथ में कॉन्सेप्ट नोट जो डेवलप हुआ वो आप सबके साथ शेयर करना है। अदर देन दैट, आगे अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, किस तरह इसमें हम ग्रुप्स फॉर्म करके आगे किस तरह काम करेंगे, और अगले 3 महीने के लिए हम क्या मोटिव के साथ चलेंगे और किस तरह से आगे को शेड्यूल किया है नेक्स्ट 3 मंथ्स को, इसका एक शेयरिंग। और तीसरा पार्ट ये कि जो भी हमारे आउटकम्स रहे, तो एक बार आरती दीदी पूरा जो रिपोर्ट हमारा रहा मीटिंग का और उसके जो कंक्लूजन्स रहे, वो सभी के साथ शेयर करेंगे, सो दैट सभी को अभी हम कहाँ पर है, क्या अभी काम हुआ है, और आगे हम क्या क्या काम करना चाह रहे हैं, क्या काम आगे होना एक्सपेक्टेड है, इसका हम सभी को एक ब्रीफ आइडिया आ सके। ये आज के मीटिंग का मेन एक पर्पस है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट नोट शेयर कर रही हूँ। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो थ्रू आउट द सेशन, तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल सब बताइएगा, हम उस पे चर्चा करके ही सब, ताकि सबको हमारा जो विजन मिशन है ये सब हम एक लाइन पे आ जाए और साथ में आगे बढ़े। इसी का एक मेन इंटेंट एक ये भी है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज हो तो उसको आप लोग चैट बॉक्स पे भी पोस्ट कर सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार सभी के साथ कॉन्सेप्ट नोट जो हमने अभी बनाया पोस्ट द थर्ड वर्कशॉप, वो सभी के साथ एक बार शेयर करना चाहूंगी। अभी जैसे हम जो मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी के लिए जो स्टडी मटेरियल एक डेवलप कर रहे हैं, उसी को लेके ये सारी चर्चा होगी। ये स्टडी मटेरियल, इस प्रोग्राम को हमने एक ये नाम दिया है, प्रोग्राम ऑन डेवलपिंग स्टडी मटेरियल फॉर मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान एंड अल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी। इसके जो ये स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, इसको बनाने के पीछे कुछ साइलेंट फीचर्स है, इससे क्या मिलेगा, तो इसके कुछ बिंदु स्पेसिफाई किए हैं कि ये जो हम जिस तरह से मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, इससे हर एक रीडर का या जो भी इसको पढ़ रहा है उसका इसमें रिसर्च में और साइकोलॉजी इस सब्जेक्ट में काफी डीप स्टडी और रिसर्च होगा। इसके थ्रू हम सबका प्रेजेंटेशन भी एनहांस होगा और एक क्यूरियोसिटी इस सब्जेक्ट को लेके डेवलप होगी। और ये स्टडी मटेरियल बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहा कि ये सिर्फ करिकुलम के लिए ही नहीं, बल्कि एट लार्ज भी कोई भी पेरेंट्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल वर्कर्स है, सभी लोग इसको पढ़ सके और इसको समझ सके, और इसको हम कैसे एक होलिस्टिक सोल्यूशन के तरह ला सकते हैं,
इसको लेके भी, इस कंसर्न को भी एड्रेस करने की कोशिश की है। प्रेजेंटेशन में ये कुछ बिंदु है जिस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट नोट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मतलब इस कंटेंट का या इस स्टडी मटेरियल का पर्पस क्या है, ये हम क्यों शुरू कर रहे हैं। इसका मेन एक रीजन यही है कि आज हम सब ये बहुत क्लियरली फेस कर ही रहे हैं कि सभी के आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्सेस बहुत बढ़ गए हैं। और इस वजह से काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, एंड देर आर मेनी सच मेंटल हेल्थ इश्यूज जो काफी लोग सफर कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी अभी तक काम हुआ है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दैट हैज नॉट बीन सफिशिएंट। उससे आगे भी या उसमें भी कुछ गैप्स है जिसको पूरा करने की एक नीड है। इसीलिए जो प्रेजेंट एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है या जो दे रहा है, उसने बहुत अच्छे से माइंड को समझ लिया, हीलिंग, हेल्थ, इन चीजों को समझ लिया, बट देयर इज समथिंग लैकिंग विच वी हैव टू एड्रेस। इसमें इस चीज को लेके भी कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द वर्क डन इन वेस्टर्न साइकोलॉजी, और साथ ही साथ में ईस्टर्न साइकोलॉजी में या इंडियन पर्सपेक्टिव में भी अगर हम देखें तो बहुत सारा काम अभी तक हो गया है। और उस वजह से हम बहुत क्लियरली काफी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजी भी अगर हम देखें तो साइकोलॉजी अभी काफी अच्छे से और काफी क्लियरली माइंड को लेके या ब्रेन के फंक्शनिंग को लेके, और ब्रेन के फंक्शनिंग के वजह से जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है उसको लेके साइकोलॉजी बहुत अच्छे से बात अपना रख रहा है। और साइकोलॉजी में भी अगर हम देखें तो लेट 1960s में एक कॉन्सेप्ट आया बाय द नेम ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, जहाँ पे उन्होंने भी स्पिरिचुअल और एस्पेक्ट के बारे में या ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में काफी सिग्निफिकेंटली बात की है। सिमिलरली अगर हम देखें तो इंडियन थिंकर्स में भी काफी रिच हेरिटेज रहा, या काफी ज्यादा नॉलेज साइकोलॉजी को लेकर कहीं ना कुछ एस्पेक्ट्स में दिया है। जैसे कि अगर हम देखें भगवत गीता में या पतंजलि योग सूत्र में, इनमें अपने बॉडी को लेके काफी ज्यादा हीलिंग की योगा में बात की है, बॉडी कैसे हेल्दी हो, माइंड कैसे हेल्दी हो। भगवत गीता में भी देखें तो काफी डीप इंडियन साइकी के बारे में या मानसिकता के बारे में बहुत सारी बातें की गई है। उसी तरह अगर इवेंचुअली आगे भी देखा जाए तो सर अरबिंदो, श्री अरबिंदो के राइटिंग्स में भी उन्होंने अपने इनर क्वेस्ट के बारे में या क्या चाह रहे हैं इसके बारे में काफी सारी बात की है। पिछले अभी तक के समय में हमने सभी ने एज अ ग्रुप वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की, एक एक इलेक्टिव्स पे हमने काम किया। और अब ये भी ध्यान जाते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव को एड्रेस करना, उसको एक्नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे आने वाले इस फेज, इसमें अब ये भी ध्यान गया, काफी हद तक काम हुआ इंडियन पर्सपेक्टिव में भी, हमने काफी सारे एड्रेसेस को इशू किया। स्टिल साइकोलॉजिकल जो इश्यूज है दे स्टिल एग्जिस्ट, उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, दे आर स्टिल अनरिजॉल्व। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सोचा और अभी भी सोच ही रहे। इसी तरह हम सब भी ऐसे ही देखते हैं कि हम भी इस मुद्दे को सोचकर इसका कुछ सोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, सो दैट एक अच्छा होलिस्टिक लाइफस्टाइल इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर हम इवन प्रॉब्लम्स की बात करें तो केवल ये ध्यान जाता है कि केवल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, बट इन्वायरमेंटल इश्यूज से लेके पर्सनल इश्यूज तक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखते हैं। क्या ये प्रॉब्लम्स के कोर में साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे इन्वायरमेंट के लेवल पे अगर देखें तो पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, आज अभी के डेज में जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज बढ़ रहे हैं, इन सब के होने के पीछे भी कुछ माइंडसेट है। और अगर ऐसा कुछ इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस होता है या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस वजह से काफी सारा
साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल पे भी इसका होता है। उसी तरह सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वॉर है, इन इनके होने पर भी कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और वॉर होने पर या किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको कैसे डील किया जाए या उसकी क्या मेंटल स्टेट है, इसको समझने के लिए भी एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सिमिलरली ऑन इंटरपर्सनल लेवल्स भी काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ते हुए दिख ही रहे, जैसे कि स्टैटिक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, शेयर गोल्स नहीं होना, ट्रस्ट नहीं होना, हेट्रेड जैसी फीलिंग्स का होना और बाकी सब। और पर्सनल लेवल पे भी अगर देखा जाए तो ये यूथ में भी पर्टिकुलरली देखा जाता है कि ये बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहा है। जैसे कि लोनलीनेस, बोर्डम, लाइफ में क्या करना है इसका पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करें, इसके लिए ही हमारा विजन है और इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन कैसे लाए, इसके लिए क्या स्टेप्स हो। तो इसको हमने कुछ इस तरह आइडेंटिफाई किया दैट फर्स्ट स्टेप इज टुवर्ड्स हीलिंग। जैसे कि हीलिंग एज इन जो भी आज तक कॉन्टेम्प्ररी साइकोलॉजी में काम हुआ हीलिंग को लेके, उसकी एक नॉलेज हो। उसके बाद आगे इसको कैसे बढ़ना है, थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज होना है, इन सब के बारे में काफी सारे टेक्निक्स और काफी सारी बातें जो मध्यस्थ दर्शन में दी गई, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में, इसको हम कैसे आगे लेकर जाए और इसकी एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज क्या है उसको समझे और इसके लिए एक अल्टरनेटिव अच्छे से प्रोवाइड कर पाए। इसमें मेजरली दो एम्स है। एक तो हम माइंडसेट कैसे डेवलप करें फॉर होलिस्टिक प्रॉब्लम्स जैसे जो इन्वायरमेंटल लेवल पर है, जैसे कि धरती का तापग्रस्त होना, इसके लिए हम ह्यूमन माइंडसेट कैसे करें और नेचर, सोसाइटी एंड बिल्ट इन एनवायरमेंट। और दूसरा जो मानवीय आचरण है, दूसरा जो हम मेजर प्रॉब्लम देख रहे हैं कि मानव का अपराध ग्रस्त होना, तो इसको लेके सोसाइटी में क्राइम कैसे कम हो और इसको हम कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है उसको आइडेंटिफाई करना। इसमें टाइमलाइन अभी तक कुछ इस तरह है कि पहले फेज में हमने करिकुलम डिजाइन किया। सेकेंड फेज जिसमें हमने सबने साथ में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को पढ़ा और लिखा। अभी सितंबर से दिसंबर तक का ये टारगेट है कि हम इंडियन पर्सपेक्टिव को और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ के समझ सके और आगे इसको विकल्प के रूप में किस तरह एस्टैब्लिश कर पाए। और फाइनल फिफ्थ फेज में इन सभी मटेरियल का एक कंपाइलेशन और अल्टरनेटिव का एक डायरेक्शन दे पाना। इसमें एक ये भी ध्यान गया कि हम मध्यस्थ दर्शन को काफी किस तरह से इसको आगे रखें जिसके वजह से ये प्रोफेशनली भी सबके लिए हेल्पफुल हो। ये एक इसके पीछे आइडिया है। ये जो हम सारा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसको मतलब इसका जो स्टडी मटेरियल लिखा, इसको लिखने के पीछे कुछ प्रोसेसेस फॉलो हुई है। इसके प्रोसेस के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है जो आप लोग भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आफ्टर दिस मैं ये कॉन्सेप्ट नोट भी सबके साथ शेयर कर दूंगी। जैसे कि हमने पहले भी और अभी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए और अभी तक हमने जैसे 3 इंटरस्टेट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके कुछ कंपाइलेशंस किया ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। इसमें काफी सारे अलग अलग फील्ड से लोग भी आए, एकेडमिक्स से जो साइकोलॉजी में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन रहा है या जिनका वो एज प्रोफेशन रहा है, काफी सोशल बैकग्राउंड से टीचर, स्टूडेंट, इन्होंने सबने ये वर्कशॉप्स अटेंड किए और इन सभी के रेफरेंसेस को या सभी के इनपुट्स को लेते हुए हमने इसको आगे इसको हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। एंड फाइनली ये एक इसी तरफ जाना है कि हम वेस्टर्न को अच्छे से समझ पाए, इंडियन पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ पाए और इनका एक क्रिटिकल एनालिसिस होके हम विकल्प को कैसे एज अल्टरनेटिव रख पाते हैं, इसके लिए एक ये प्रयास है। ये कुछ वर्कशॉप की किस तरह से प्रैक्टिसेस रही उसके बारे में एक
ग्लिम्स है। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स जैसे कि केस स्टडीज के लिए अलग अलग लोगों की लाइफ जर्नी को इन्वॉल्व करना, अलग अलग जो भी वेस्टर्न की थेरीज और आइडियाज है उनको समझना, उसके बाद इसमें क्या रिसर्च हो पाए उसको समझना, और इसको एक इलिस्ट्रेशन के वे में इजीली ये समझ में आ पाए रीडर को भी, उस तरह से इसको प्रेजेंट करना। इसमें ये भी बात एक रही कि हम ये भी समझते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। जैसे हम सब जो अभी लिख रहे हैं, हमारा बहुत एक्सपर्टीज कंटेंट राइटिंग के फील्ड में नहीं है, बट दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू राइट। और इसमें जो भी फीडबैक्स है उसके लिए वी आर वेलकम। जो भी अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं तो वो जिससे भी मतलब जो भी लिख रहे हैं वो बताए। इसमें जो रिव्यूअर्स के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बताए, और इसको हम कंटिन्यूअसली रिव्यू करके अपडेट करेंगे। अम, जो भी मध्यस्थ दर्शन से हम जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारा इसमें ये एक मानना है, और अभी तक के एक्सपीरियंसेस से भी ऐसा ध्यान जाता है कि अ, जो लिखने का हमारा ये कार्य है, या जो हम ये प्रोसेस अभी जो फॉलो कर रहे हैं, इसके थ्रू ये हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसको कैसे खुद के लिए समझ पाए, और इसको हम आगे कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए कि हर इंडिविजुअल का भी एक एबिलिटी बढ़े कि वो काउंसलिंग भी कर पाए और गाइड कर पाए, ये एक थोड़ा डेवलप हो। खोखी हो गया। इसी के साथ साथ मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान और ये सब कंटेंट का समझ लेकर हम इसे कैसे एजुकेशन मैं में काम आगे ले काम मेरा पाए, चालू हो गया। और वैल्यू कैसे इस फील्ड में आए। नित्यानंद भैया को वो करना, म्यूट करना। हाँ हाँ। सॉरी दीदी, सॉरी। ओके। तो इस तरह से कुछ इसमें एस्पेक्ट्स हैं। थर्ड वर्कशॉप के बाद हमने ये कुछ इलेक्टिव्स हैं जिसको थर्ड वर्कशॉप में डिस्कशन होने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स हमने कोर में कंसिडर किया, और इसमें कुछ चेंजेस हुए। जैसे कि अभी हमने कोर में 5 सब्जेक्ट्स प्लेस किए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही पर्सपेक्टिव का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो। दूसरा ह्यूमन कॉग्निशन थ्योरी एंड रिसर्च। इन सभी सब्जेक्ट्स में ईस्टर्न और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को रखा गया। तीसरा रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। चौथा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फैमिली साइकोलॉजी विद थेरेपेटिक इंटरवेंशंस। इसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में या मध्यस्थ दर्शन में इसके बारे में क्या बोला है उस चीज को रखना। फिफ्थ फिफ्थ सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल कल्चर एंड सोशल साइकोलॉजी। उसके बाद में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्योरली दर्शन पे बेस्ड है। पहला इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। एक्सक्यूज मी। दूसरा प्रैक्टिस ऑफ मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान फॉर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद कुछ इलेक्टिव्स है। इन इलेक्टिव्स को लेने के ग्राउंड्स ये रहे कि ये सब इलेक्टिव्स उस बेसिस पर है जो हमें डे टू डे लाइफ में हमारे काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी इनका काफी रेलेवेंस है। पहला सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। दूसरा अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्टार्टअप साइकोलॉजी एंड लीडरशिप। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। देन सिक्स्थ साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ वेलबींग एंड पीस। और सेवेंथ है टूल्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड रेफरल ट्रीटमेंट। इस तरह से कुछ कोर सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इसमें एक साधना का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। साधना ये मेजरली प्रैक्टिकम के तौर पे आएगा, और साधना को इंट्रोड्यूस करने का एक आइडिया ये रहा कि जो भी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में एक स्टूडेंट को एक्सपोजर भी मिले कि ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लाई होगा, इसका रूटीन, जैसे इसमें दिनचर्या का एक सिग्निफिकेंस है। तो मध्यस्थ दर्शन में जिस तरह एक लाइफस्टाइल के बारे में
एक बिहेवियर, सर्विस, मतलब सेवा, इन चीजों के बारे में जो बाबा जी ने बात की है, इसको प्रैक्टिकली कैसे जिया जाए, उसका एक एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट को मिले। ये हमारा जो अभी थर्ड वर्कशॉप हुआ, इसमें ये कुछ कंटेंट राइटर्स हैं, जैसे कि आरती दीदी है, मैं, रमा शंकर भैया, पवन भैया, राधेश्याम भैया, मंगेश काका, मंजू नानी, ताम्रध्वज भैया और त्रिपुरा आंटी। इन्होंने सबने कुछ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन रहा, और ये लोगों ने कुछ राइटअप्स भी हमारे साथ कॉन्टेम्प्ररी साइकोलॉजी को लेकर शेयर किए। इसमें मेजरली यही एस्पेक्ट है कि हम इन मुद्दों को लेकर या इन एस्पेक्ट्स को लेकर आगे अपना अ, जो भी है राइटिंग का प्रोसेस, वो इन लाइंस पर आगे होना चाहिए, या इन लाइंस पर इसको आगे रखने की अ, एक प्रयास रहेगा। इसको लेके अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर सकते हैं, और इसके आगे फिर मैं आप लोगों के साथ आगे 3 महीने हमारा किस तरह से शेड्यूल होगा, एक बार वो शेयर कर देती हूँ। हाँ। आरती दीदी, इसमें अगर कुछ ऐड करना हो तो आप एक बार बता दीजिए। जिस तरह से या तो वो मैं अपने शेयरिंग में रख दूंगी कि जो रोल्स हैं उसको भी हमने और स्पेसिफाई किया है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं कि कंटेंट राइटर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनके रोल्स को भी हमने और अच्छे से सोचा है कि ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट राइटिंग ग्रुप में है उनको सिर्फ लिखने का, मतलब ट्रांसलेशन का भी काम है, फिर इलिस्ट्रेशंस का भी काम है। ऐसे वेरिड जो टास्क्स हैं उसको भी हमने और अच्छे से सोचा है। उसको तुम शेयर कर सकती हो, नहीं तो मैं ऐड कर दूंगी अपने वाले प्रेजेंटेशन में, जैसा भी बताओ। हम्म, ठीक है, मैं एक बार फिर शेड्यूल और ग्रुप्स रख के फिर वो वाला एक बार बता देती हूँ उसके बाद। इसमें नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग इस तरह से कुछ शेड्यूल रख रहे हैं। मैं एक बार आप स्क्रीन, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेजरली अप्रोच कुछ इस तरह से है कि अब हमारे क्योंकि काफी अच्छे से ग्रुप्स बन चुके हैं, तो अब आगे हम लोग ग्रुप्स में अपने अपने ग्रुप के साथ ही कंटेंट राइटिंग का काम करेंगे। शुरू में प्रेजेंटेशंस और ग्रुप्स का प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले कुछ प्रेजेंटेशंस को लेके जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो हम लोग सब सीख पाए, इसके लिए कुछ सेशंस उसके लिए प्लान किए। जैसे कि कल और क्लासेस हम लोग हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शेड्यूल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फीडबैक रहा कि डेली क्लासेस थोड़ा हैवी हो रहा है। तो अल्टरनेट डे प्रेजेंटेशंस होंगे, और डेली ग्रुप्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनके डिस्कशंस और अपनी शेयरिंग्स रख सकते हैं। तो थर्सडे को सकीना मासी का एक सेशन होगा ऑन बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह कैसी हो, उसको लेके वो एड्रेस करेंगे। 23rd को संजय अंकल है, जिनका ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट में काफी एक्सपीरियंस है। सकीना मासी ये साइकोलॉजिस्ट है, और एज साइकोलॉजिस्ट वो प्रोफेशन में अभी काम भी कर रहे हैं। तो और संजय अंकल ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट फर्म चलाते हैं, तो वो हमें मास कम्युनिकेशन किस तरह हो, किसी चीज को डिलीवर करना है तो वो किस तरह डिलीवर किया जाए, उसमें क्रिएटिविटी किस तरह लाई जाए, इस तरह के प्रेजेंटेशंस को और अच्छे से करने के कुछ स्किल्स के रिगार्डिंग वो हमें गाइड करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को अंकित भैया मानव तीर्थ में जो है, अंकित भैया का क्योंकि फिल्म मेकिंग वगैरह में भी काफी एक्सपीरियंस और वो दर्शन में भी बहुत समय से जुड़े हैं, तो वो हमें कुछ स्किल्स की कैसे कम्युनिकेशन बेटर हो पाए, मैसेज अपना कैसे कन्वे करे, जो हम बोल पा रहे हैं वो ही मीनिंग कैसे फॉरवर्ड हो, स्टोरी टेलिंग क्योंकि राइटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो किस तरह किए जाते हैं, इस तरह के कुछ कंसर्न्स है और कुछ स्किल्स है जो अंकित भैया बताएंगे। और उसके बाद थर्सडे को दर्शना मासी जो है, जो आत्मीय में अभी प्रोफेसर है, और मासी का भी काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, और इवन एज एचआर ऑल्सो उनको काफी एक्सपीरियंस है। तो मासी हमें मेजरली ऑनलाइन प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेके थोड़ा गाइड करेगी कि और अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स या पीपीटी और अच्छे से हम कैसे बना सके। और ये 3 महीने में हम सभी अब मनोविज्ञान पुस्तक ये भी पढ़ना अब शुरू करेंगे। तो ये हम सब ये प्रैक्टिस करें कि हम मनोविज्ञान पढ़े और साथ में अपने नोट्स हम सभी बनाएं। और इसके बाद हर वीक जिस ग्रुप का प्रेजेंटेशन होगा, वो ग्रुप अपना जो भी उनको समझ में आता है वो अपनी शेयरिंग एवरी सैटरडे हम मनोविज्ञान पे चर्चा करेंगे, अपनी अपनी शेयरिंग ग्रुप पहले तो रखेगा। और अदर 2 डेज मतलब ट्यूसडे और थर्सडे हमारा जो सब्जेक्ट है, ग्रुप अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा। जैसे 30 को मैं और आरती दीदी मनोविज्ञान के फर्स्ट 40 पेजेस का प्रेजेंटेशन रखेंगे, हमें उससे क्या समझा, और बाकी भी अगर कोई अपना उसमें पॉइंट ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इसमें अब हम सभी को मनोविज्ञान पढ़ना होगा और अपने अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाना अब शुरू करना होगा। फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में जैसे सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, जिसमें सौरभ भैया, फाल्गुनी मासी, चेतना मासी और अपूर्वा दीदी, ये 4 लोग हैं। तो ये 4 लोग अपनी मीटिंग्स पहले कर सकते हैं, और ये लोग इन 2 दिनों में ट्यूसडे और थर्सडे में वॉलेंटरीली ग्रुप ही ये मीटिंग को कोऑर्डिनेट करे और ग्रुप में से कोई प्रेजेंटेशन दे। ये ग्रुप अब अपने आप इस सब्जेक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई उसी में से कोई कोऑर्डिनेशन, कोई प्रेजेंटेशन, और इस सब्जेक्ट को लेके डिस्कशन, ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो, ये थोड़ा अब ग्रुप फॉर्म में हम ये अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड देन सैटरडे को ये चारों अपना मनोविज्ञान के फर्स्ट 40 पेजेस में ये लोग क्या समझे उसका एक बार फिर से हम शेयरिंग रखेंगे। और इसी तरह से ये क्रोनोलॉजी को हमने फॉलो किया है। जैसे नेक्स्ट इसके बाद 10th, नेक्स्ट जो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर है उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसमें जय भैया है, गीता मिश्रा और प्रियंका दीदी है। ये लोग अपना 2 दिन जो है, पहले 2 दिन अपना काउंसलिंग साइकोलॉजी को लेके जो भी इन्होंने पढ़ा इन द पहले जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाया है या जो भी पढ़ा वो शेयरिंग रखेंगे। और फिर सैटरडे को हम लोग मन के आचरण शुरू करेंगे। अभी ऐसे सोचते हैं कि हर दिन हम 2 आचरण का, हर सैटरडे हम 2 आचरण की अपनी अपनी शेयरिंग रखें, बट रीडिंग सब लोग अपना आगे भी चालू कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर इसी तरह थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें शालिनी मासी है, वंदना मासी, राधेश्याम भैया है, रचना दीदी है, सकीना मासी है, अदिति दीदी है, जिगर भैया और शकुन है। तो इस तरह से थर्ड वीक में हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद फिर इसमें जो सैटरडे का माइक, अब इसी में जैसे नेक्स्ट सैटरडे जब आएगा तो फिर नेक्स्ट सैटरडे में अगले 2 आचरण ममता और उदारता, उस पे ये ग्रुप में के पहले लोग अपना शेयरिंग रखे और फिर अगर किसी को कुछ लगता हो तो वो फिर अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। और इसी तरह फिर नेक्स्ट लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एनवायरमेंट एंड कल्चर, जिसमें मंगेश काका, विकास भैया, नेहा बहन और शीतल मासी है। फिर इनका इसी तरह से पहले 2 वीक में प्रेजेंटेशन, और फिर सैटरडे को अगले 2 आचरण सम्मान और सौहार्द्रता पे। फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में चाइल्ड साइकोलॉजी,
इसमें फर्स्ट 2 डेज में प्रेजेंटेशन चाइल्ड साइकोलॉजी का, और फिर नेक्स्ट 2 आचरण स्नेह और निष्ठा, इसको लेके अपनी प्रेजेंटेशन। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में सेल्फ एंड पर्सनालिटी, पहले 2 वीक में सब्जेक्ट का, और फिर अगले जो 2 आचरण है पुत्र पुत्री और अनुराग आचरण, इसको लेके अपनी प्रेजेंटेशन। देन ये कुछ दिवाली वाला समय आ रहा है नवंबर में, तो इस टाइम पे क्लासेस नहीं, शेयरिंग और प्रेजेंटेशंस नहीं रखे। फिर लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसका पहले शेयरिंग, और फिर इस टाइम पे स्वामी दायित्व और सेवक कर्तव्य, ये आचरण का शेयरिंग। और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो सब्जेक्ट है, इसका प्रेजेंटेशन, और इसमें फिर स्वायत्व और समृद्धि, ये जो 2 आचरण है, इसका शेयरिंग। इस तरह से दिसंबर तक का अभी शेड्यूल एक किया है, जिसमें हर ग्रुप अपना अपना शेयरिंग रखे। और ये जो मीटिंग्स भी हो रही है, इसमें ग्रुप्स के साथ साथ कुछ रोल्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि मैं एक बात रखना चाह रही थी, सबके ध्यान, मतलब सबके ध्यान में रहे, और मतलब हम जब पढ़ें और प्रेजेंट करें या ग्रुप डिस्कशन हो, उसके ध्यान में भी ये रहे कि जब हम मनोविज्ञान, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हेजिटेशन भी होता है, वो मतलब बहुत पकड़ में नहीं आता, ऐसा भी होता है। तो हम ध्यान में रखें कि हम अपने अभ्यास के लिए कर रहे हैं, और प्रबोधन वाली जो दृष्टि है वैसा नहीं है, बट हम जो अपना वेस्टर्न साइकोलॉजी की हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे किस तरह से इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, या अपने लाइफ से इस पूरे प्रोसेस को, ये पूरे पढ़ाई को भी किस तरह से जोड़ पा रहे हैं, ये दृष्टि से ये प्रेजेंटेशन है। तो इसमें कोई एक्सपर्टीज की या बहुत ज्यादा गहरे से समझ की ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट एक अभ्यास की जगह है ये प्रेजेंटेशन, इस रूप में इसको देखें, ऐसा सबसे निवेदन है। नेत्र, यू कैन कंटिन्यू। जी जी, ओके। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। और इसमें जो अभी मैंने जैसे ग्रुप्स की बात की, तो इस ग्रुप में हम लोगों ने इसको कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले कंटेंट राइटर, एक्सपर्ट और ऑब्जर्वर। तो इसमें कंटेंट राइटर्स में भी केवल ये नहीं है कि आपको लिखना ही है, कंटेंट राइटर्स में भी काफी सारे अलग अलग रोल्स हैं। जैसे कि और इसके कुछ क्राइटेरियाज भी है, जो भी कंटेंट राइटिंग के रूप में अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं और आगे और लोग जुड़ना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक परिचय शिविर हुआ हो, और अध्ययन को या अध्ययन करने की उनकी इच्छा या प्रवृत्ति हो। और इसमें करने का सबका पर्पस अपनी सेल्फ ग्रोथ और लर्निंग, ये 2 पर्पस के साथ हम इस चीज को कर रहे हैं। अब जब कंटेंट राइटर हम बोल रहे हैं, या जो कंटेंट राइटिंग का जो पूरा ग्रुप बना है, इसमें काफी सारे अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक तो कॉन्सेप्ट राइटर, जो एक्चुअली लिख रहे हैं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में शेयर किया कि कुछ लोगों ने लास्ट टाइम लिख कर लाए थे, तो वो एक कंसेप्ट राइटर के तौर पे, जिन्होंने ईस्टर्न या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को पढ़ के लिखा। दूसरा एक ट्रांसलेटर का भी रोल हो सकता है, जो लिख नहीं पा रहा है या जो लिखना नहीं चाहता है, वो जिसका हिंदी इंग्लिश अच्छा हो, वो इस राइटिंग को इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरा एक रोल आता है इल्युस्ट्रेटर का। किसी का अगर क्रिएटिविटी, ड्राइंग या ऐसे इसमें एक अच्छा कोई पकड़ हो, तो वो ये कंटेंट को लेके टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, दर्शन के अगर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या कोई आचरण पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के, तो उसको भी लेके कुछ उसको टेबुलर फॉर्म में या इस तरह से कुछ प्रेजेंट कर पाए कि वो ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाए या इजी टू अंडरस्टैंड वाले फॉर्मेट में आ जाए। एक ये भी रोल हो सकता है कि लाइफ स्केच एंड स्टोरी राइटर, यानी जो भी हम लोग थेरीज पढ़ रहे हैं या कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके लाइफ स्टोरीज को पढ़ना, उनके थेरीज को पढ़ना और उनकी समरी बना पाना, इस तरह का भी एक इसमें रोल है। एक उसके बाद ये कि एडिटर एंड स्ट्रक्चरर, अब जो हम लोगों ने लिखा इसको पढ़े, उसका रेलेवेंस
समझे, और वो क्या, इसमें हमने मेन हमारा जो रेफरेंस है वो इग्नू के स्टडी मटेरियल को रेफरेंस रखा है। तो क्या ये उसके अकॉर्डिंग है, उसको भी कोई चेक कर सकता है। एंड एक और रोल है रिसर्चर का। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको काफी रेफरेंसिंग की या काफी उस सब्जेक्ट को लेके पता होगा कि इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, इसके रेफरेंस बुक्स क्या हो सकते हैं। तो वो भी इसमें एक रोल है। तो एज कंटेंट राइटर भी बहुत सारे सब रोल्स हैं जो ग्रुप विलिंगली, एज अ ग्रुप भी ये चीजों को डेलीगेट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। सेकंड, एक्सपर्ट का रोल। एक्सपर्ट में मेजरली वही लोग हैं जिनका इस फील्ड से या वो सब्जेक्ट से उनका एक्सपीरियंस रहा हो कुछ साल काम करने का। तो वो हमें इसका एकेडमिक रेलेवेंस को लेके या जो हम लिख रहे हैं उसमें कुछ सजेशंस हो तो वो बता सके, कुछ गैप्स हो तो उसमें हमारी हेल्प कर सके, और इसे और कैसे अच्छा हम बना सके इसमें उनका गाइडेंस मिले। इस तरह से एक्सपर्ट्स को रखा है। और कुछ लोगों को एज ऑब्जर्वर्स रखा है। ऑब्जर्वर्स मेनली जिन्होंने सोशल लेवल पे या और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जिनका एक्सपीरियंस रहा हो, जो हमें इसको मतलब एज एक्सपर्ट भी वो हमें हेल्प करे, और ये ठीक हो रहा है या नहीं इसको लेके भी हमें इनपुट्स दे पाए कि हमारे जो विजन है जिसके साथ हम जा रहे हैं क्या ये उसके साथ अलाइन हो रहा है, या अगर कुछ लैकिंग्स है तो वो हमें गाइड कर पाए। तो ये अभी कुछ हमने इलेक्टिव्स के स्ट्रक्चरिंग की है। ये मैं आप लोगों के साथ, मैंने ये वाला पीडीएफ शेयर भी किया है, और अभी भी अगर किसी को इसमें कुछ सब्जेक्ट्स को लेके कुछ कंफ्यूजन हो तो वो फिर बाद में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला ग्रुप है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें कंटेंट राइटर्स में सौरभ भैया, फाल्गुनी मासी, आरती दीदी, चेतना मासी और अपूर्वा दीदी है। और इसमें एक्सपर्ट के रूप में दर्शना मासी हमारे साथ है, और एज ऑब्जर्वर उमेद काका। इसी तरह सेल्फ एंड पर्सनालिटी में 6 लोग हैं जो एज कंटेंट राइटर्स है। इसमें एज एक्सपर्ट नरेश काका है जिनका साइकोलॉजी के फील्ड में काफी एक्सपीरियंस और उन्होंने काम भी किया। और राकेश पांडे सर जो कि एक एनजीओ चलाते हैं, वो इसमें एज ऑब्जर्वर हमें गाइड करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्टार्टअप साइकोलॉजी में अवधेश भैया, जो कि अभी समाधान कॉलेज के प्रिंसिपल भी और काफी लंबे समय से वो भी दर्शन से जुड़े हैं, तो उनका भी इस सब्जेक्ट को लेके उनका एक काफी नॉलेज है। और ऑब्जर्वर में हिमांशु काका। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में योगेश भैया एज एक्सपर्ट और अंकित भैया एज ऑब्जर्वर। और कंटेंट राइटिंग में इसमें 5 लोगों का ग्रुप है जिसमें मंगेश काका, विकास भैया, मैं, नेहा बहन और शीतल मासी है। काउंसलिंग साइकोलॉजी, इसी तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ लोग हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और हेल्थ एंड वेलबींग। इस तरह से इसको अभी हमने स्ट्रक्चर किया है। इसको आप लोग और अच्छे से गो थ्रू करके अगर कुछ डाउट्स हो या इसको लेके कुछ पूछना हो तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए तो यही है। इसमें अगर किसी को कुछ क्वेरीज हो या कुछ नहीं समझ में आया हो या आगे कैसे करना है इसको लेके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो एक बार वो हम ले सकते हैं, और फिर आगे और जो भी शेयरिंग है वो फिर आरती दीदी एक बार रखेंगे। आरती दीदी आप फिर कंटिन्यू कर लीजिए, अभी तो कोई क्वेरीज ऐसे है नहीं, कुछ हो तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं सभी लोग। ओके। सभी को नमस्ते। नेतल ने काफी डिटेल में सारी शेयरिंग एक रख दी है। पर मैं थोड़ा सा जिस तरह से अभी तक हमने कुछ दिनों में काफी समय दिया इसमें, मैंने, नेतल ने और योगेश चाचा ने, और काफी चीजों को सोचा और गहराई से अपने ही कॉन्सेप्ट को हमें ये क्यों करना है, ऐसे ऐसे जो बिंदु है उस पर भी हमने और ज्यादा गहराई से सोचा। और इसके बेसिस पर हमने ये सारा जो भी नेतल ने अभी शेयर किया उसको स्ट्रक्चर किया।
तो एक तो मतलब उत्साह तो मेरा भी, और मुझे लग रहा है कि सभी लोग जो वर्कशॉप में आए थे बढ़ा होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और इस लाइन में जाना है, इस पर और मन लग रहा होगा, ऐसा भी मुझे लगता है। मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अभी सिंस हमारा काम थोड़ा आगे बढ़ गया है, हमने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एक लेवल से एक लेवल तक समझ लिया है। और मतलब ये काफी मुझे खुशी होती है बोलते हुए कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में जितने भी हमने इलेक्टिव्स चुने थे उसमें हमें कंटेंट मिला। मतलब हमारा टोटल 700 पेज का कंटेंट बना, और आगे के प्रोसेस में हमारी प्रेजेंटेशंस और अच्छी हों, हम लोग और व्यवस्थित तरीके से इसमें चल पाए। साथ में हमारी दर्शन की जो समझ है उसमें जो गहराई से सोचने वाले बिंदु हैं उसको हम देख पाए, ये तो है ही। और उसके साथ साथ जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसको हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, उस पर भी हम यूनिवर्सिटी में जाके ऐसा एक कॉन्सेप्ट नोट को प्रेजेंट करना, और इस काम को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें इसमें एक्सपर्ट्स कैसे मिल सकते हैं, इसको अब हम और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम इतना एक लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। मतलब 6 महीने में काफी कुछ हमने एक समझ अपनी डेवलप करी है साइकोलॉजी में। इसी तरह से मैं मतलब मैं होप कर रही हूँ कि जो नेतल ने शेयर किया इंडियन साइकोलॉजी का जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स में काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में तो हमें बड़े आसानी से इजीली टेक्स्ट बुक्स और जो भी रिटर्न मटेरियल है चैट जीपीटी में हमें बहुत इजीली रिसोर्सेस अवेलेबल थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन साइकोलॉजी में हमें ज्यादा थोड़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा, इसीलिए एज अ ग्रुप काम करना हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए और उसको और बढ़ाने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो जिस तरह से हमने भी अभी अपने हमें फीडबैक मिला, तो ये सोचा कि हमें और प्लान्ड तरीके से चलना चाहिए। इसी तरह से जो भी आप कंटेंट राइटर्स हैं, हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हम ये सोच के ले कि हम सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, और ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे अध्ययन के लिए भी जरूरी है। तो इस तत्परता से अगर हम करेंगे तो इसको काम की तरह ना देखें, बट अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए भी एक रास्ता है, और एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक रास्ता है, उस रूप में देखें। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और ये भी बोलना था कि अभी मैंने और नेतल ने भी इसमें अपने रोल्स को थोड़ा और ठीक से आइडेंटिफाई किया है। तो जितना भी रिसोर्सेज ढूंढने का काम है, एक्सपर्ट्स को और जोड़ने का काम है, और इसको अलग अलग जगह पे प्रेजेंट करना है, ये रोल मैं करने वाली हूँ। और नेतल का जो रोल है वो ज्यादा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड रहेगा। तो जिस तरह से अगर हम प्लान तरीके से चलेंगे और हम एज अ ग्रुप फंक्शन करते हैं, तो हम दोनों को भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और कोऑर्डिनेशन करने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम लोग भी इस पर जो रिटर्न लिखना है वो वाला काम भी करने वाले हैं। तो यही आप सबसे निवेदन था। और मतलब जो भी नेतल ने ग्रुप्स शेयर किया है उसमें मतलब ये रिक्वेस्ट है कि कोई एक व्यक्ति अगर हर ग्रुप में एज कोऑर्डिनेटर वॉलेंटियर कर सके, तो हमें उनसे संपर्क बनाए रखना, और उनको किस तरह की हेल्प चाहिए हमारे से उसको कंटिन्यूसली अगर बता पाए तो फिर हमारा इजियर हो जाता है रोल। नहीं तो अब करीब 50 लोग हो गए हैं ग्रुप में, तो हर एक व्यक्ति से बात करना थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मतलब रिक्वेस्ट सबसे है, सभी ग्रुप में सभी मेंबर्स से है कि वॉलेंटियर कर सके ग्रुप कोऑर्डिनेशन के लिए।
उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ग्रुप की जो मीटिंग है उसको फिक्स कर सके, किसी दिन मीटिंग नहीं है तो उसको शेयर करें, और किस तरह एक्सपर्ट से और ऑब्जर्वर से किस तरह के इनपुट्स चाहिए उसको हमें बता सके। ये थोड़ा सा बताना था। और मैं करीब 10 मिनट्स हैं, तो ये वर्कशॉप जो हमारा 7, 8, 9 सितंबर में हुआ, इसका हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। नेतल, मुझे बताना कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। हाँ हाँ। ये एक रिपोर्ट है जो हमने तैयार करी है वर्कशॉप के बेसिस पर। दीदी शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन आपकी। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही क्या? एक मिनट। नहीं नहीं। अभी? हाँ अब हो रहा है, हो रहा है। ओके, ठीक है। हम्म। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस वर्कशॉप तक हमने जो स्टडी मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब हम इसको पढ़ाएंगे तो वो स्टडी मटेरियल के बेसिस पर पढ़ाएंगे, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो अभी उस पूरे स्ट्रक्चर में हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एक तरह से तैयार हो चुका है। इसमें इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिव्य पथ संस्थान, आईआईएससी यूनिवर्सिटी और चेतना विकास प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल, ये परडा बुल्ढाना में एक संस्थान है जिसने इसका पूरा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट और इसका जो वेन्यू है उसके लिए हमें काफी सहयोग किया। इस वर्कशॉप का मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक तो हम यूथ का क्या माइंडसेट है और आजकल की क्या समस्याएं हैं उसको मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से देख पाए और उसको समझ पाए। साइकोलॉजी ने अभी तक, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी ने कितना प्रयास कर लिया है, ये सभी ग्रुप्स ने प्रेजेंट किया। और तीसरा ये था कि आगे के हमें हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है उसको हमने काफी ठीक से डिस्कस किया। हमने आईआईएससी यूनिवर्सिटी जिसने लोग हैं कंटेंट राइटर ग्रुप में, उन्होंने लिखा है, और अभी हम वेट कर रहे हैं कि उनके फीडबैक इस पर जो आते हैं उसके बेसिस पर हम आगे चलेंगे। और इसमें हमने थोड़ा और गहराई से सोचा कि इसमें हमारा जो हमारा अपना अवेयरनेस है, हमारा अपना ग्रोथ है, उसको हम किस तरह से देखते हैं। मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को रैशनली इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करने की क्षमता हमारी बढ़े, हम जो दर्शन में पढ़ रहे हैं उसको खुद से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा क्या विजन है इस काम को लेके, तो ये हर व्यक्ति में स्थिर हो, इसके लिए हमने चर्चा भी करी और योगेश चाचा ने करीब 1.5 घंटे की इसमें प्रेजेंटेशन भी करी। तो ये जो फोटो है, सभी कंटेंट राइटर्स को एक सर्टिफिकेट, मेनली उन व्यक्तियों को जिन्होंने इसमें राइटिंग का काम किया उनको हमने प्रेजेंट किया। फिर इसके अलावा जितने भी स्टडी मटेरियल हैं और जो भी रेफरेंसेस हैं उसका हमने एक एग्जिबिट बनाया। तो हमें मतलब ये देख के भी काफी उत्साह लगा मेरे को अपने अंदर कि काफी सारा जो रेफरेंसेस है और हमने स्टडी मटेरियल है इनफ हमने इकट्ठा कर लिया है, और इसको ही हम अच्छे से
स्थिर कर सके अपने मन में, तो हम काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या बोल रहा है। और इस तरह से हमारा एग्जीबिशन रहा। और इसी तरह हर ग्रुप ने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो ग्रुप्स में रखा है, ग्रुप डिस्कशंस भी हुए। आगे इंडियन पर्सपेक्टिव में हम इसमें कैसे काम करेंगे उसके बारे में भी हमने गहराई से चर्चा करी। अभी कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ इंडियन पर्सपेक्टिव में जितने भी इलेक्टिव्स, हमने 8 इलेक्टिव्स सोचे हैं, उसमें कौन से बिंदुओं को हम रखेंगे। मतलब इसमें ये समझ आया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू पॉलिसी आई है 2020 में, उसको रेफरेंस लेते हुए हम अपनी स्ट्रक्चरिंग करेंगे। इसमें थोड़ा लॉ का पर्सपेक्टिव, इंडियन लॉ क्या कहता है, मेजर रिलीजन्स जो इंडिया में है वो क्या कहते हैं, और जो मेजर थिंकर्स हैं जो भी मतलब शोध करता रहे हैं, जैसे गांधी है, अरबिंदो है, टैगोर हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति इसमें क्या क्या हमें पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, उस थॉट से हम इंडियन साइकोलॉजी को लेके चलेंगे। इसको स्ट्रक्चर करना ऐसा लगा बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने राइटिंग में काफी फेल भी सकते हैं। अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी प्रेजेंटेशन हो वो वेस्टर्न का स्ट्रक्चरिंग का प्रेजेंटेशन हो, जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन हो। इंडियन का हम इन फ्यूचर साथ में काम करते रहेंगे, बट उसकी प्रेजेंटेशन हम दिसंबर के बाद ही करेंगे। तो हमारे जो नेतल ने जैसे शेयर किया, एक्सपर्ट्स, ऑब्जर्वर्स एंड कंटेंट राइटर्स, तो करीब हमारे 3 एक्सपर्ट्स थे इसमें। एक तो नरेश बलूनी चाचा हैं जो नीमराना राजस्थान से हैं। उनका साइकोलॉजी का एज काउंसलर करीब 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने काफी सारे इनपुट्स दिए हमें अपने स्टडी मटेरियल को और अच्छा बनाने की, इसमें अपने विजन के हिसाब से कैसे चल पाए उस पर। बाल मुकुंद भैया ने भी काफी सारे इनपुट्स दिए हैं हमें इंटरपर्सनल रिलेशन एंड एनवायरमेंट साइकोलॉजी को लेके। मतलब एनवायरमेंट प्रॉब्लम से व्यक्तियों में एंजाइटी कैसे बढ़ रही है, उसमें हम उसका हमारी मानसिकता में क्या प्रभाव है, इस पर हमने काफी गहराई से चर्चा करी। और अवधेश पटेल भैया हैं, ये समाधान कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जैसा नीतल ने बताया। इन्होंने भी साइकोलॉजी का मतलब काफी कोर्सेस भी किए हैं और अपने कॉलेज में भी काफी इस दृष्टि से सोचते हैं, एक वातावरण को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी हमारा जो भी करिकुलम है ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव से और बेहतर कैसे हो, इस पर हमें इनपुट्स दिया। फिर हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने इसकी पर्पस और विजन में हमारा ध्यान दिलाया, और यूथ की जो मानसिकता है उससे हम कनेक्ट कर पाए और उस रेलेवेंस के अनुसार हम काम करें, उस पर इनपुट्स दिए इन व्यक्तियों ने। इसमें राकेश सर, उमेद नाहटा अंकल, विजय काका, योगेश चाचा, इन लोगों ने हमें ओवरऑल इनपुट्स दिया। करीब हम में से 30 कंटेंट राइटर्स हैं जो आए। कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो काफी समय से, मतलब 6 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ ऐसे भी लोग आए जो अब मन बना रहे हैं कि वो इस पर थोड़ा कुछ काम करेंगे। तो ये ग्रुप्स के बारे में तो नेतल ने शेयर कर ही दिया। मैं आगे के जो टास्क हैं वर्कशॉप में जो प्लान हुआ उसके बारे में थोड़ा सा रखना चाहूंगी। तो अब हम मेरे और नेतल की तरफ से ये रोल रहेगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव का रेफरेंसिंग, उसका स्ट्रक्चरिंग हम तैयार करें। उसमें करेक्ट जो हमें गाइडेंस ठीक से दे पाए वैसे व्यक्तियों को खोजें। इसमें हम इग्नू को, अशोका यूनिवर्सिटी है उसको, आत्मीय यूनिवर्सिटी है, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इन लोगों से हम थोड़े से गाइडेंस लेंगे, लाइब्रेरीज की सहारा लेंगे, और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं बहुत समय से उनका सहारा लेंगे। क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव में ऐसा लगा
कि हमें एक ठीक से उसका क्वेश्चनेयर बना के व्यक्तियों से ही मिलना पड़ेगा जिसका काफी गहराई से अध्ययन है, क्योंकि हम पुस्तक और ऑनलाइन अगर देखते जाएं तो या तो हम किसी और दिशा में चले जाएंगे या थोड़ा सा वो ओशन की तरह है। तो इसलिए हम व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को भी खोजने का भी प्रयास करेंगे। और इसी के साथ इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हुए आप सबसे शेयर करना है कि जो नेक्स्ट वर्कशॉप है उसकी डेट 16 to 20 दिसंबर, इस बार 5 दिन की वर्कशॉप को सोचा है, क्योंकि ऐसा लगा कि और गहराई से इसमें सोचने के लिए और काम करने के लिए हमें करीब 5 दिन का समय चाहिए होगा। तो एक रिक्वेस्ट भी है और एक एक्सपेक्टेशन भी है कि आप सब आएंगे वर्कशॉप में। और ये भी रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख तक आप सभी नेतल को अपने रजिस्ट्रेशन करके वो डिटेल्स भेज दें, ताकि हम उस तरह से यहाँ का वेन्यू प्लानिंग करना और ठीक से सोचना, ये चीजें शुरू करेंगे। इतना मेरे को शेयर करना था आज की प्रेजेंटेशन में। और कुछ शेयरिंग हो या कुछ आपको रखना हो मेरी और नेतल की प्रेजेंटेशन के ऊपर तो आप जरूर रखिए। और हम अपनी आगे की प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाए, इसके लिए आई होप हम सब अपने अपने लेवल पर काम करेंगे। थैंक यू। इसमें ग्रुप का एक ये है कि इवेंचुअली कल और परसों में मैं सभी से एक बार कांटेक्ट करूंगी, हम ग्रुप्स को कैसे आगे काम करेंगे, एज ग्रुप हम कैसे करें। तो इसमें एक सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एज ग्रुप भी वॉलेंटियरली जो भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वो ये मुझे अपडेट करे कि कौन है जो वॉलेंटियरली वो ग्रुप के जो भी राइटिंग का काम है या जो ग्रुप डिस्कशंस होना है उसको कौन लीड करेगा, ताकि हम उसको थोड़ा प्रॉपर आगे भी कंटिन्यू कर पाए और उसमें आगे काम हो पाए। और थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन आगे के जो हमने नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस प्लान किए या जिस तरह से एक लेआउट रखा, इसको लेके अगर कोई भी किसी को क्वेश्चंस हो, अगर कुछ क्वेरीज हो तो वो अभी पूछ के एक बार हम लोग उसको भी क्लियर कर सकते हैं। इसका है। हाँ हाँ काका बोलिए, नरेश काका कुछ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ काका आ रही है। ओके, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे आरती ने बोला कि हम लोग अभी दिसंबर के बाद इंडियन पर्सपेक्टिव को करना शुरू करेंगे, बातचीत या डिस्कशन या प्रेजेंटेशंस। तो हाँ। उसका कोई शेड्यूल बनाया है? क्योंकि अभी जितनी भी पढ़ाई अब लोग करेंगे वो हम्म। ज्यादातर इंडियन पर्सपेक्टिव को ही समझने के लिए करेंगे। तो जी। मुझे लगता है कि इट शुड बी अ मिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन। जो लोग वेस्टर्न करना चाहते हैं, जिनकी आगे लिखने की गति बढ़ गई है, वो उस हिसाब से करें। और जिनकी इंडियन पर्सपेक्टिव में किसी एक सब्जेक्ट को लेके कुछ क्लैरिटी बन गई है, तो उसका भी हम मिक्स ऑफ थिंग्स रखें। जैसे एक हफ्ते में 3 प्रेजेंटेशन है शायद हमारी, तो हाँ 3 काका। में से हाँ, शुरू के मान लो इस महीने या अगले महीने के आधे महीने हम ऐसा रख सकते हैं कि कंटिन्यू करें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाले को। लेकिन उसके बाद
जिन जिनकी तैयारी हो जाए 1-1.5 महीने में, कुछ उनका समझ बन जाए कि ओवरऑल इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, साइकोलॉजी का कैसे सोचा गया है, तो एक एक करके कुछ रखते जाएं, तो हफ्ते में एक प्रेजेंटेशन चलता रहे अगले महीने से, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। बाकी लोग अपना बताएं, आप लोग भी सोच के प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि क्योंकि आगे भी उसको लिखने का काम है, तो उसको दिसंबर तक रोकेंगे तो फिर दिसंबर में तो अपने को फिर मिलना ही है। तो जी प्रेजेंटेशंस में क्या होता है कि जो लिखने वाले लोग हैं ना, उनको भी थोड़ी गति मिलती है, ऐसा मुझे लगता है, उनको भी थोड़ा खुलता है भाग। तो इंडियन पर्सपेक्टिव का भी मिक्स एंड मैच रखा जाए प्रेजेंटेशन, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। बाकी सब लोग भी रिएक्ट कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या ऐसा है इसमें। ये अच्छा, मतलब हम भी सोचते हैं चाचा इसके बारे में। ऐसा भी लग रहा था कि पहले कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में थोड़ी सी अपनी जो जिन्होंने थोड़ा पढ़ा हुआ है वो रखें, और हम एक स्ट्रक्चर अभी तैयार करने के प्रोसेस में है इंडियन पर्सपेक्टिव को लेके हर इलेक्टिव में। वो एक बार शेयर कर दें तो उस स्ट्रक्चर के अनुसार उसके बेसिस पर कुछ टॉपिक्स लेके प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। इसको और सोच के फिर हम रखते हैं। जी चाचा। इसको इसको इवेंचुअली करना ही है आगे काका, पर अभी अगर इंडियन पर्सपेक्टिव स्टार्ट करें तो बहुत वाइड है, तो बहुत स्कैटर हो जाएगा। तो अभी मैं और दीदी दोनों स्ट्रक्चर इंडियन पर्सपेक्टिव का कर रहे हैं, आरती दीदी जिसमें मेजरली स्ट्रक्चरिंग का काम इंडियन पर्सपेक्टिव का कर रहे हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर आ जाए फिर वो स्ट्रक्चर पे हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, और जैसे जैसे प्रिपेयर होता है फिर हम प्रेजेंटेशन आगे बिल्कुल प्लान कर ही सकते हैं। और बाकी लोगों को भी फिर वो प्रेजेंटेशन देख के आइडिया आता ही है कि किस तरह और इसको लिख सकते हैं, तो इवेंचुअली वी कैन प्लान इट आफ्टर सम ठीक है टाइम। बेटा, मेरा प्रस्ताव यही है कि अक्टूबर मिड से ही, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से ही शुरू किया जाए। नेक्स्ट मंथ और से उसमें ठीक भी, है, ठीक हाँ, तब तक है। स्ट्रक्चर हाँ बन जाएगा, कुछ तैयारी हो जाएगी। और हाँ हाँ। हफ्ते में जैसे तीन तीन प्रेजेंटेशन होंगे, तो 2 वेस्टर्न के हों और 1 इंडियन का हो शुरू में। ओके काका, अभी दो ऐसा है। वेस्टर्न के और एक मनोविज्ञान का इस तरह रखा है, तो उसको है तो एक कंटेम्प्रेरी, एक वेस्टर्न, एक मनोविज्ञान, ऐसे कुछ आगे प्लान कर सकते हैं। हाँ, मैं कुछ बात रखूं। हाँ, हाँ हाँ मासी बिल्कुल। हाँ, जैसे लास्ट वर्कशॉप में भैया के सामने ही ये बात हुई थी कि हम जो अभी ये प्रेजेंटेशन करेंगे ना, वो ओपन टू ऑल कर देंगे, है ना। जी तो जी। हाँ, तो इसके लिए भैया ने ऐसा कहा था कि अभी इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव ना रख के हम लोगों ने जितना काम किया उसको जब हम दूसरे सब जो हमारे कंटेंट राइटर्स, एक्सपर्ट और उसके अलावा के जो लोग हैं, है ना, जो दूसरे भी जुड़ेंगे समाज से, उनके सामने रखने से उनमें भी वो जिज्ञासा बने कि उन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना है। तो वहां पे अपनी क्लैरिटी बन गई है, तो इसको ठीक तरह से रख पाएंगे। इंडियन पर्सपेक्टिव पे अब अभी हम अपना काम शुरू करेंगे, इसलिए भैया ने ऐसा कहा था कि इंडियन पर्सपेक्टिव को अभी ना रख के हम लोग सिर्फ वेस्टर्न फिलोसॉफी को इस इन सारे प्रेजेंटेशंस में रखे। इतना मुझे याद है जब चर्चा हुई थी तो। इसमें ये भी है, इंडियन पर्सपेक्टिव अगर कोई ग्रुप जैसे लिखना स्टार्ट भी कर रहा है, तो ग्रुप अपने जो मीटिंग्स होंगे, ग्रुप के मीटिंग्स वो सब्जेक्ट के, उसमें वो इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और ये जो अभी प्रेजेंटेशंस होंगे, ये प्रेजेंटेशंस भी एज ग्रुप सब करेंगे, तो ताकि उनके भी प्रेजेंटेशन स्किल्स और अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर हो जाए, और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग सभी के लिए हो जाए इस तरह से। अम, बाबा आप कुछ जोड़ेंगे क्या, और कुछ अगर लग रहा हो?
रास्ते में सुन पाया, तो आवाज पहुंच रही है? हाँ बाबा, थोड़ा ब्रेक हो रहा है पर ठीक है, सुनना ही आ रहा है। हाँ, यहाँ नेटवर्क थोड़ा है, पर इट वाज वेरी गुड प्रेजेंटेशन। और जो नरेश काका ने जो इनपुट दिया है उस पर एक बार सोच के उसको देख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। बढ़िया, बहुत अच्छा। और सभी को वापस नमस्कार। हम वापस शुरू करेंगे। सभी लोग उपस्थित भी हो गए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फिर से एक नया पड़ाव पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभिनंदन है। नमस्कार। अ, अगर किसी को और क्वेरीज ना हो तो हम लोग फिर अभी रोक सकते हैं, आरती दीदी। हाँ, सभी को नमस्ते, रोकते हैं और आगे की प्रेजेंटेशन सबकी सुनने के लिए उत्सुक, मैं भी एक्साइटेड हूँ। ठीक है, ओके देन मिलते हैं हम लोग कल। हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा कल, सकीना मासी लेंगे और वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के रिगार्डिंग हमें प्रेजेंटेशन देंगे 6 to 7 ही कल के प्रेजेंटेशन के लिए। देन सभी मिलेंगे। नमस्ते। हाँ, बहुत सुंदर रहा दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम सभी।